नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष में मैं सुस्मित हूँ आपके साथ। और आज हम फिर एक बार एक साहित्यकार के साथ आपके बीच आए हैं कार्यक्रम काव्यधारा में। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच हैं इस समय डॉक्टर उमेश आदित्य जी, जो कि वैसे तो अपने कर्म क्षेत्र में देखा जाए तो वो अनुसचिव हैं और बड़ी ही कुशलता से वो अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं सचिवालय प्रशासन में, लेकिन साथ ही साथ रचना धर्मिता भी उनकी बराबर जारी है। तो हम मिलते हैं उनके इसी साहित्यिक रूप से, उनके कवि रूप से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार जी। ये कार्यक्रम ही है साहित्यिक लोगों का, जिसमें साहित्यिक लोग जुड़ते हैं। हमारे कवि जो हैं वो इस मंच पर आते हैं और अपनी बातों से, अपनी कविताओं से हमारे जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक बातें पहुंचती हैं, रचनाएं पहुंचती हैं। तो जो मन है हमारा वो और प्रफुल्लित हो उठता है। तो आज इसी क्रम में हम आपसे जुड़ रहे हैं। आज जब आप से हम जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर मन करता है कि कुछ ना हम बातें आगे बढ़ाएं, उससे पहले क्यों ना कुछ पंक्तियां हो जाएं। धन्यवाद जी। मैं मोस्टली राष्ट्रीय एकता अखंडता से संबंधित रचनाएं लिखता हूँ। बहुत सारे छंद भी मैंने लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। तो एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। क्या बात, स्वागत। कि देश की अस्मिता का हमें ध्यान है, देश की अस्मिता का हमें ज्ञान है, भव्य स्वर्णिम अतीत पे अभिमान है, भव्य स्वर्णिम अतीत पे अभिमान है। इसके माथे पे काला न टीका लगे, इसके माथे पे काला न टीका लगे, इसलिए आज अर्पित मेरी जान है, इसलिए आज अर्पित मेरी जान है। देश की अस्मिता का हमें ज्ञान है, देश की अस्मिता का हमें ज्ञान है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि देश की अस्मिता का हमें ध्यान है और ये भाव तो हम सब में रहना चाहिए। और एक कवि किस तरह से अपनी भावनाओं को रखता है, ये हम आज डॉक्टर उमेश जी से जानेंगे, समझेंगे, उनकी बातों से जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे आपका आना इस क्षेत्र में कैसे हुआ? क्योंकि आप तो एक बड़े ही अच्छे जगह पर एक बड़े अच्छे दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं उसका। और होता यह है कि जब पढ़ाई लिखाई करिए तो उसके बाद दिखता है एक करियर, दिखता है कि हम ये नौकरी पा जाएं या किसी अच्छे क्षेत्र में चले जाएं बस। तो आपका ये साहित्य में कैसे जुड़ाव हुआ? साहित्य से जुड़ाव बचपन से ही रहा है, क्योंकि साहित्यिक परिवेश हमारे घर का भी था। पिताजी भी कुछ कविताएं रचनाएं लिखते थे और भी हमारे भाई साहब भी लिखते हैं। हाँ। और भी हमारे साथी बंधु भी कई लोग लिखते हैं रचनाएं। यानी पूरा माहौल ही रहा। और गांव स्तर पे भी हम लोगों ने उस समय एक संस्था बना रखी थी, जब सेवा में नहीं थे तब भी हर महीने काव्य गोष्ठी होती थी। गांव में बहुत बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकारों को बुलाते थे। जी। और बड़े कवि सम्मेलन भी कराते थे बाराबंकी में। हाँ। तो शुरू से ही ये रही और शुरू से ही हम लोग हिंदी से जुड़ाव रहा है। हिंदी से मैंने स्नातक और परास्नातक भी किया। वाह। और हिंदी के अध्यापक भी मैं था। हाँ। और बाद में मैं यहाँ पे सचिवालय में आ गया। तो हिंदी से जुड़ाव तो बहुत पहले से था और लोगों से, रचनाकारों के सानिध्य में आने से और हमारी रुचि बढ़ गई। तो मैं कविताएं भी लिखने लगा और लेखनी लगातार चल रही है। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने काम के साथ साथ अपना जो ये दायित्व है उसको निभा पाते हैं, तो अपने आप में चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। जी। तो हम यहाँ पर कुछ और बातें करेंगे। हम चाहते हैं कुछ एक रचना सबसे पहले आपकी यहाँ पर और हमारे साथियों तक पहुँचे और उसके बाद में हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता से संबंधित मैंने कुछ छंद लिखे हैं, उनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। जरूर। कट पे कि केस चाहे श्वेत हो या श्याम तोड़ो दर्द होता, कि केस चाहे श्वेत हो या श्याम तोड़ो दर्द होता, क्योंकि सभी गेसुओं की पृष्ठभूमि एक है। कि केस चाहे श्वेत हो या श्याम तोड़ो दर्द होता, क्योंकि सभी गेसुओं की पृष्ठभूमि एक है। और कालवा परिस्थिति की मुहर के लगते ही रंग का स्वरूप फिर बनता अनेक है। और कालवा परिस्थिति की मुहर के लगते ही रंग का स्वरूप फिर बनता अनेक है। जी जाति पंथ मानव की तुच्छता
उत्तम रचनाएं, जड़ छोड़ पत्र को क्या सींचना विवेक है। वाह। अब आज तक हिंद की नसानी कर पाया कोई, क्योंकि जो अनेकता में एकता अभिषेक है। वाह। आज तक हिंद की नसानी कर पाया कोई, क्योंकि जो अनेकता में एकता अभिषेक है। और वाह। इसी क्रम में एक अगला छंद में जरूर, पढ़ना चाहूंगा स्वागत। कि मानव से मानवों को नित्य दूर करती जो, वह संप्रदाय भित्ति टूट जानी चाहिए। क्या बात कि है। मानव वाह। से मानवों को नित्य दूर करती जो, वह संप्रदाय भित्ति टूट जानी चाहिए। और जिनसे भी सर्जना की बात हो सके न कभी भी, कि जिनसे भी सर्जना की बात हो सके कभी ना, उनसे वो मित्रता भी छूट जानी चाहिए। कि जाति और पंथ को बढ़ाने वाली शक्ति जैसी अलगाव की प्रवृत्ति छूट जानी चाहिए। और एक जैसी रक्त की धमनियों से बेहिचक और प्रेम की अजस्रधार फूट जानी चाहिए। एक जैसी रक्त की धमनियों से बेहिचक और प्रेम की अजस्रधार फूट जानी चाहिए। और हमारे मन में भारतवर्ष के प्रति, अपने देश के प्रति क्या चलता रहता है, क्या मैं सोचता हूँ, इसको मैं अगले छंद में रखा है मैंने। कि यदि हो नींद में भी हम सो रहे कहीं भी, तो हो स्वप्न भारत के स्वर्णिम बिहान का। क्या बात है। वाह। कि यदि हो नींद में भी हम सो रहे कहीं भी, तो हो स्वप्न भारत के स्वर्णिम बिहान का। और यदि कहीं देशद्रोह की हो बात चल रही, तो हो एक एक शब्द बैरियों पे बाण का। कि यदि कहीं देशद्रोह की हो बात चल रही, तो हो एक एक शब्द बैरियों पे बाण का। कि चारों ओर फैले शांति, कहीं भी न हो विषाद, ऐसा सूक्ष्म हो विधान मेरे संविधान का। और गूंजता रहे सदैव भारत में जय हिंद, क्योंकि यही मुख्य स्रोत मेरी पहचान का। कि गूंजता रहे सदैव भारत में जय हिंद, क्योंकि यही मुख्य स्रोत मेरी पहचान का। क्योंकि यही मुख्य स्रोत मेरी पहचान का। बड़ी सुंदर तरीके से आपने बात बताई। और एक साहित्यकार का जो धर्म है उसको क्या करना चाहिए, ये भी आपने कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, इस छंद के माध्यम से आपने समझाया, बताया। तो ज़्यादातर आप छंदों में ही लिखते हैं या फिर और भी विधाएं जैसे गीत, गज़ल, इस तरह की शैलियाँ जो हैं उसमें भी आपका लेखन रहता है? नहीं, गज़ल भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ और दोहे भी लिखे हैं। अच्छा। और पृष्ठभूमि बस सामाजिक और समसामयिक ही रहती है। जी जी। तो समसामयिक विषयों पर लिखना आपका ज़्यादा? हाँ, समसामयिक विषयों पर ज़्यादा लिखते हैं। जी जी। तो जब आप इन विषयों का चुनाव करते हैं तो कैसे, मतलब होता है ना, हमारे दिमाग में चलता है कि हम इनको पढ़ते आए हैं तो हमारे लेखन में भी कुछ वैसी ही शैली झलकती है। कुछ ऐसा आपके साथ रहा या आपका स्वतंत्र अपना इसमें तरीका आया? स्वतंत्र तरीका आया या समाज को देख करके कहीं विसंगति अगर मैं देखता हूँ तो मन में भाव आते हैं। उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं एज ए साहित्यकार, तो वो लिखने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि साहित्यकार केवल समस्या खड़ी करना उसका वो नहीं रहे, ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका समाधान भी देना चाहिए अपनी रचना में। समाज को जो समस्या है उसको उद्घाटित करना, प्लस उसका क्या समाधान है उसको भी उद्घाटित करना, उसका मुख्य मर्म होना चाहिए। इसको मैं ध्यान में रख करके ही रचनाएं लिखता हूँ, चाहे वो छंद हो, चाहे गीत हो, चाहे गजल हो, जो भी हो, चाहे दोहे हों, इसमें मैं प्रयास करता हूँ। क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एक साहित्यकार का धर्म है, आप उसको निभाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पुराने जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं उन सभी ने ये बात कही है कि हमें जो लिखना है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज के लिए हो और हमारे समाज को एक दिशा दे सके। तो आप इस बात को कोशिश करते हैं कि उनके विषयों को छूते हैं और उनके लिए जो निवारण हो सकता है वो लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी रचना लिखी जाती है वो थोड़े दिन के लिए नहीं होती। जो भी रचना लिखी जाए कालजयी हो, हमेशा जो है सारगर्भित रहे, हमेशा उसकी उपादेयता बनी रहे। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ या जो भी ग्रंथ लिखे गए आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, वो कालजयी है। हर काल में उनकी प्रासंगिकता थी, आज भी है और हमेशा भी रहेगी। तो हमारा प्रयास ये रहता है जो कुछ भी लिखा जाए वो कालजयी हो,
क्या बात ये है। नहीं कि आपने लिखा और जो है 4-6 महीने बाद 2 साल बाद उसकी प्रासंगिकता खत्म हो। हाँ 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 हाँ। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि वो कालजयी रचना रहे। चलिए, तो तो ये प्रयास भी जारी रहेगा। फिलहाल हमारा यहाँ पर ये प्रयास है कि जो भी हमारे साथी हमको सुन रहे जी। हैं उन तक आपके मुख से कुछ और रचनाओं के स्वर, कुछ और कविताओं के स्वर फूटें और उन जी। तक पहुँचें, ताकि वो इस चीज़ का और लाभ उठाएं, आनंद उठाएं। जी। तो यहाँ पर कुछ और एक रचना से हाँ, एक रचना और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी इसी मैं छंद ही 1-2 प्रस्तुत कर रहा हूँ जरूर। और उसके बाद गज़ल वगैरह भी प्रस्तुत करूँगा। जी हमारे देश की विशेषता क्या है, एक 2 छंद प्रस्तुत करता हूँ। जरूर। कि कश्मीर से कुमारी कन्या तक को फैला हुआ हिंद महासागर में डुबकी लगाता है। इसका देखिए पूरा भौगोलिक चित्रण है कि कश्मीर से कुमारी कन्या तक को फैला हुआ हिंद महासागर में डुबकी लगाता है। और कच्छ से लगाकर सुदूर पूर्व प्रांत तक आन बान शान से ये वक्ष भी फुलाता है। कि कच्छ से लगाकर सुदूर पूर्व प्रांत तक आन बान शान से ये वक्ष भी फुलाता है। कि हम हैं स्वतंत्र, हमें रोक सकता न कोई, यह कहता हुआ तिरंगा लहराता है। और उंगली पे हमको पहाड़ भी उठाना आता, और महाशक्ति की तरह देश मुस्कुराता है। कि उंगली पे हमको पहाड़ भी उठाना आता, और महाशक्ति की तरह देश मुस्कुराता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें विभिन्न बहुत सारी संस्कृतियां मिली हुई भारतवर्ष में। बिल्कुल। तो कि वेद व पुराण की ऋचाएं जब गूंजेंगी तो प्रेम व सौहार्द हर ओठ मुस्कुराएगा। क्या बात कही। कि वेद व पुराण की ऋचाएं जब गूंजेंगी तो प्रेम व सौहार्द हर ओठ मुस्कुराएगा। और सबका है गाड और सबका है वाहे गुरु, यह गुरु मंत्र हमें फतेह दिलाएगा। कि सबका है गाड और सबका है वाहे गुरु, यही गुरु मंत्र हमें फतेह दिलाएगा। कि पावन अजान पर घंटा जब बोलेगा तो भारत की जय जयकार बन जाएगा। और जिस दिन एक एक भारतीय चाह लेगा, हिंद विश्व विजय का सपना सजाएगा। और जिस दिन एक एक भारतीय चाह लेगा, हिंद विश्व विजय का सपना सजाएगा। और एक विशेषता अगले छंद में प्रस्तुत करते हुए मैं इसको करता हूँ समापन। कि इसकी सेवा में ऋतुएं अनेक लगी हुई। क्या है विशेषता? कि इसकी सेवा में ऋतुएं अनेक लगी हुई, इसीलिए यह देश बहुभाषा भाषी है। क्या बात। कि इसकी सेवा में ऋतुएं अनेक लगी हुई, इसीलिए यह देश बहुभाषा भाषी है। और बौद्ध जैन और सिख धर्म भी इसी ने दिए, इसकी पवित्रता अनंत अघनासी है। कि बौद्ध जैन और सिख धर्म भी इसी ने दिए, इसकी पवित्रता अनंत अघनासी है। कि गुरुता महत्ता इसकी न कोई कह पाया, कि गुरुता महत्ता इसकी न कोई कह पाया, ईश्वर भी यहाँ पर बनता निवासी है। और अजमेर की पवित्र दरगाह भी यहीं पर, और यहीं पर मोक्षदायिनी अयोध्या काशी है। कि अजमेर की पवित्र दरगाह भी यहीं पर, और यहीं पर मोक्षदायिनी अयोध्या काशी है। और यहीं पर मोक्षदायिनी अयोध्या काशी है। क्या बात है, क्या बात है। आपने बड़ा अच्छा छंदों के माध्यम से अपनी बात बताई, मोक्षदायिनी अयोध्या काशी की बात बताई। और आपके बारे में अभी आपने, जैसा हम पीछे बात कर रहे थे, तो आपने बताया आप हिंदी से आपकी शुरुआत हुई, हिंदी विषय को लेकर के आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आप अध्यापक भी रहे। जी। तो आपने मतलब एक वो भी देखा है कि लोगों को कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है। और उसके बाद अब आप ये दायित्व संभाल रहे हैं, और इस दायित्व के साथ साथ लेखन भी चल रहा है। तो लेखन में क्या लगता है आपको कि जो हमारा युवा वर्ग है जो जुड़ रहा है इससे, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो एक साहित्यकार के तौर पर समझे, जाने, और उनको ज़रूर अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में शामिल करे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए? देखिए, जो हमारे युवा भाई हैं उनके लिए आवश्यक है, जो हमारे प्रतिष्ठित रचनाकार हैं उनकी रचनाएं अवश्य पढ़ें। और जो हमारे प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, हमारे जो महाभारत पुराण ये भी हैं, उनमें जो भी उनको रुचिकर लगता है उनको ग्रहण करें।
तभी एक सुखद भारत का सपना सजो पाएंगे। और जब तक आप दूसरे की रचनाओं को नहीं पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे नहीं, उनसे उनके विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप अपना उत्थान और समाज का उत्थान और देश का उत्थान नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो समझ विकसित नहीं होगी, समझ कि नहीं आप विकसित हो चीज़ों को सकती। कैसे करें। जी जी जी, मतलब जो कहते हैं ना कि संगति सत्संगत जरूरी है। वाह वाह। तो सत्संगति चाहे साहित्यकारों की हो चाहे अन्य लोगों की हो, सत्संगत करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और सत्संगत अगर नहीं होगी तो निश्चित है कि आपका तो उत्थान होने में बहुत समय लगेगा और क्या बात। होने में दुविधा भी है। हाँ। तो सत्संगत बहुत आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप अच्छा साहित्य पढ़ें, जो हमारे पुराने महान साहित्यकार रहे हैं उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनके लेखन को पढ़ें, ताकि आप और बेहतर कर पाएं। ये एक मंत्र बताया आपने डॉक्टर उमेश जी। डॉक्टर उमेश जी, यहाँ पर हम एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने जो रचनाएं लिखी हैं, क्या इसमें कुछ प्रकाशन भी हुआ है? जी जी, हमारी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, चिंतन के स्वर। अच्छा, ये चिंतन के स्वर। जी, चिंतन के स्वर हमारी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है जी। और इसमें हमारी विभिन्न विधाओं की जो समसामयिक रचनाएं हैं, राष्ट्रीय एकता से संबंधित, जी, अखंडता से संबंधित, और राष्ट्रीय पर्व जो भी हमारे हैं, बेटी, और जो भी समसामयिक संदर्भ होते हैं उससे संबंधित बहुत सारे 20-25 विषय हैं। उस पर मैंने अपने भावों को व्यक्त किया रचनाओं के माध्यम से, उनका संकलन है ये। वाह, बहुत और बढ़िया। ये किताब जो है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से पुरस्कृत भी हुई है, 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी इसको मिला है। अरे वाह। तो ये बहुत अच्छा है मित्रों। ये चिंतन के स्वर आप काव्य संग्रह है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर उमेश आदित्य जी की ये इसमें रचनाएं सम्मिलित हैं। और डॉक्टर साहब, अब समय का इशारा है कि हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम जो भी आपको इस समय लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथी रेडियो जयघोष के माध्यम से, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयघोष बहुत अस्तुत्य प्रयास कर रहा है जी। कि साहित्यकारों को, रचनाकारों को जो एक प्लेटफार्म पे ला करके उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अस्तुत्य प्रयास है। ऐसा प्रयास तो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, विशेषकर साहित्यकारों को। जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनको तो बहुत सारे मंच मिल जाते हैं। जो प्रतिष्ठित साहित्यकार नहीं है, या जो राज्य कर्मचारी हैं जिनको समय कम मिलता है, या शनिवार रविवार को ही अवकाश मिल पाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा जो प्लेटफार्म है नहीं मिल पाता है। उसके लिए जयघोष ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो इसका तो मैं बहुत आभारी हूँ, जो आपने हमें आहूत किया, तो हमें बड़ा सुखद मतलब वो अनुभूति हुई। तो हमें लगा कि वाकई में साहित्यकारों को उत्थान का प्रयास आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका प्रयास वंदनीय है, अस्तुत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर उमेश आदित्य जी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी है। आप उनसे 2 मिनट बात करें, उनकी ये जो मुस्कान है वो आपका मन जीत लेगी। और ऐसी सुंदर मुस्कुराहट के साथ हम इस पूरे प्रोग्राम में बने रहे, इस कार्यक्रम में बने रहे। लेकिन अब कार्यक्रम का समय यहीं पर हमसे इशारा कर रहा है कि अब हम इस कार्यक्रम को आज यहीं पर विराम दें। तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहूँगा अपनी कुछ पंक्तियाँ, कि लुत्फ़ इंतज़ार में बहुत और इंतज़ार कीजिए, लुत्फ़ इंतज़ार में बहुत और इंतज़ार कीजिए, ज़िंदगी यकीन पर टिकी, मुझ पे एतबार कीजिए। तो इस बात के साथ ही साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले अंक में। आप जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो जयघोष में। मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जयघोष। नमस्कार।